Hello everyone and welcome back once again with a new video of class 9th. So the physical features of India and करना क्या है हमें. So we are talking about हमें करना है अब जो topic है that is the plateau region, the peninsular plateau. Plateau, this is the topic which we have to do, and this is the reason exactly of peninsula which we are talking about. Done. जल्दी से अब ध्यान दीजिएगा. स्टार्टिंग विद दिस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू ड्यूरिंग दैट फर्स्ट डे कि दिस इज डिवाइडेड एज इन दिस वे. नंबर वन इज द सेंट्रल हाईलैंड. The upper part is the central highland and this lower part is called the Deccan Plateau. अगर इसकी हम चर्चा करें, so the name of the part is peninsula. क्यों peninsula बोलेंगे इसको? Because it is surrounded by water from three sides. Any kind of landmass which is surrounded by water from three sides, that is called a peninsula only, right? So this region is also surrounded by water from three sides. Here we have the Arabian Sea, here we have the Indian Ocean, and this side is the Bay of Bengal. So this is the reason we called it Peninsular Plateau. Done. चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं. जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए अपना कॉपी एंड आप क्या करेंगे, पॉइंट्स मेंशन करेंगे रिगार्डिंग दिस. फटाफट से लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे जल्दी से, एक बार सुनना और लिख लेना बस. पॉइंट नंबर वन, the plateau region is surrounded, the plateau region is surrounded by water bodies from three sides. The plateau region is surrounded by water bodies from three sides, thus called peninsula. Thus called peninsula. Thus called peninsula. बहुत अच्छा. अच्छा हाँ, एक बात बता दें आपको, टेस्ट में ये चैप्टर भी आएगा, इसलिए दबा के पढ़ लीजिए. नहीं, ये मत सोचेंगे कि आपको ना आएगा. तो चैप्टर 1 फ्रॉम हिस्ट्री, चैप्टर 1 फ्रॉम ज्योग्राफी, चैप्टर 1-2 फ्रॉम ज्योग्राफी, चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स एंड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स. 5 चैप्टर्स हैं आपके टेस्ट में, तो कर लें. अच्छा, चूंकि ये चैप्टर है टेस्ट में, तो समझो कि इस चैप्टर को ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा, बिकॉज बहुत फैक्ट्स इस चैप्टर में हैं. आप उन फैक्ट्स को नहीं छोड़ सकते. चलिए, क्या नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1 हो गया. पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप, बी नंबर में लिख लोगे. इट इज कंपोज्ड ऑफ old crystalline, igneous, metamorphic rocks. It is composed of old crystalline, igneous, metamorphic and sediment, metamorphic rocks separated from Pangaea, Gondwana, sorry, separated from Gondwana, Pangaea नहीं, separated from Gondwana. समझिए मतलब. अभी मैंने आपको लिखवाया क्या कि ये जो रीजन है ना, इस रीजन में कैसा पाया जाता है, तो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं. मेनली इग्नियस रॉक कंटेन्स आयरन. सिमिलरली यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं. अच्छा, ये जो रॉक्स होते हैं ना, दीज रॉक्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन. लेकिन भारत में इस जगह पे कहीं भी वोल्केनो है नहीं। तो ऐसा जियोलॉजिस्टों ने जब इस बात को सर्वे किया कि भैया ये तो मिट्टी है
जहाँ पे ले आओ, ये तो मिट्टी है, जहाँ पे क्या होगा, वोल्केनो होगा वहीं पे होगा ये वाला सॉइल टेक्सचर, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो आखिर भैया क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो लॉजिक का मैजिक ये निकल के आया इस पूरे सीक्वेंस का, यहाँ लगा लॉजिक का मैजिक ये निकल के आया यहाँ पे कि भाई क्या, कि ये जो रीजन है ना, दिस रीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना, बिकॉज अफ्रीका का जो रीजन है जहां से अलग हुआ, वहां सेम क्वालिटी, सेम टेक्सचर, सेम सॉइल पाया गया विथ सेम वेजिटेशन। तो लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया, जियोलॉजिस्टों ने, कि ये हिस्सा जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से शायद टूट करके आया होगा अफ्रीका से और यहां जम गया होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द रीजन। So second point was, third point was the region contains black soil which is best for cotton production. Done. तो black soil है, cotton production हो जाता है। इसके अलावा coffee, bean, these kind of things are also produced. Groundnut, these kind of things also produced in this region, but mainly cotton. ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, the upper part of the region called central highland, the upper part of the region called central highland, central highland, central highland, highlands, central highlands, also known as Malwa Plateau, also known as Malwa Plateau, also known as Malwa Plateau, and lying between Vindhya and Aravali ranges, and lying between Vindhya and Aravali ranges, Vindhya and Aravali ranges, Vindhya and Aravali ranges। क्या मतलब इस बात का? ध्यान से देखिए, ये जो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज ऑल्सो नोन एज मालवा प्लेट्यू, और ऑप्शन आ जाएगा सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, कुछ वेस्टर्न घाट, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड दोनों बराबर हैं। मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज अंडर द मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू भी बोल सकते हो, सेंट्रल हाईलैंड भी बोल सकते हो, बोथ विल बी द सेम। डन। और ये रीजन है कहाँ? तो ये जो है सेंट्रल हाईलैंड, ये विंध्या रेंजेस और अरावली के बीच में है। अरावली और विंध्या चोट पहाड़ियों के बीच में है जो हिस्सा, वो है सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा। डन। चलिए अगले पॉइंट की ओर आइए। The central highland consists Chambal, Sindh, Betwa and Ken river. Chambal consists Chambal, 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 Sindh, SIND, Sindh, बेतवा, BETWA, लिखने में लगेगा बेटवा, बट इट इज नॉट बेटवा, इट्स ओरिजिनल नेम इज बेतवा। बेतवा, बेंत, बेंत जिससे पुराने ज़माने में पिटाई होती थी, और बेंत और बेंत बहुत लचीला होता है, घूमता बहुत है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, हल्का कर्व होता है। तो ये जो नदी है ये बिल्कुल बेंत की तरह बहुत ज़्यादा घुमावदार है, और मतलब यू कैन, दैट इज़ ओनली, तो दिखने में चूंकि बेंत की तरह है इसलिए यहाँ के लोकल लोगों ने इसका नाम भी बेतवा रिवर रखा। तो बेतवा। इसके अलावा केन, KEN, केन, ये 4 नदियां हैं जो सेंट्रल हाईलैंड में ज़्यादातर बहती हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट, द हाईलैंड्स
आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। द हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, मतलब देखो आप देख सकते हो ना कि वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में आते आते पतला हो गया। तो वाइडर इन द वेस्ट, वाइडर WIDER, वाइडर मतलब ना चौड़ा। एंड नैरो इन द ईस्ट, एंड नैरो इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। Next point, the eastern extension, the eastern extension, the eastern extension is known as Bundelkhand, Bundel, BUNDEL, Bundelkhand, and Bhagelkhand, Bhagel, BAGHEL, BAGHEL, Bhagelkhand, Bundelkhand and Bhagelkhand, and touches Chota Nagpur Plateau, and touches up to या reaches up to या stretched up to, जो लिखो stretched up to छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? छोटा नागपुर का प्लेट्यू झारखंड में। आप देख सकते हो मैंने इसको यहीं तक रखा है, ये आपका वेस्ट बंगाल है और यहीं पे झारखंड है वेस्ट बंगाल के साथ। तो झारखंड में के छोटा नागपुर प्लेट्यू को टच करता है इसका ईस्टर्न पार्ट, किसका? सेंट्रल हाईलैंड का। डन। नेक्स्ट अगला पॉइंट, by the south of river Narmada, by the south of river Narmada, Deccan Plateau stretched। अब आप जो लिखेंगे वो दक्कन के बारे में लिख रहे हैं, अभी तक का सारा पॉइंट सेंट्रल के बारे में था, अब जो पॉइंट आप लिख रहे हो दैट इज अबाउट डेक्कन प्लेट्यू। सो बाय द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा it extended from Satpura range, Satpura range in the north, Satpura range in the north, and Mahadev, comma Kaimur, 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 and Maikal, 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 range on ईस्ट। फुल स्टॉप डाल दीजिए। देखिए मोटा मोटा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज सिचुएट्स एट द नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे महादेव, मैकाल, कैमूर, सतपुरा। तो आपके आंसर हो गए सतपुरा। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट या ईस्टर्न रेंज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। आपके ऑप्शन हो जाएंगे सतपुरा, छोटा नागपुर, अरावली, विंध्या, मैकाल। नहीं, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन आ सकते हैं एंड आपको याद करना है कि कौन नॉर्थ में है कौन ईस्ट में है, ऑल टुगेदर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, लिखेंगे आप नेक्स्ट, द प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट
द प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट, द प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट, द प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट, also known as Meghalaya, also known as Meghalaya, comma Karbi Anglong, Karbi Anglong, Karbi K-A-R-B-I, Karbi K-A-R-B-I, Anglong A-N-G-L-O-N-G, Anglong, Karbi Anglong, एक साथ Karbi Anglong, Karbi Anglong Plateau and North Catcher Hills, C-A-C-H-A-R, C-A-C-H-A-R, North Catcher Hills। डन है बात? मतलब नॉर्थ ईस्ट में इस डेक्कन प्लेट्यू को इन 3 नामों से जाना जाता है। आपसे प्रश्न ये आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज मेघालय इन नॉर्थ ईस्ट। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, नन ऑफ द अबव, हिमालय। डेक्कन प्लेट्यू समझ रहे हैं? मैं आपको मोटा मोटा ये समझाता चल रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस लेवल पे आएंगे, कैसे आएंगे, ताकि आप उस गहराइयों में उतर के गोते लगा के पढ़ के आए। नहीं, चलिए अगले पॉइंट की तरफ कूच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विल बी द गारो, G-A-R-O। हेलो जी मैम, पहुँच गई मैम? अच्छा अच्छा, ठीक, आइए, रास्ते में है। देखो यही हमको भविष्य पता होता है माता रानी की दया से कि क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। नहीं तो इसीलिए है बाबू। हाँ, लोकल नहीं है, वोकल है, वोकल घर से आ रही हैं अपने। बहुत दूर से। सीमा मैम, तब बताओ, बताइए कौन सा स्कूल है आपका? चलिए डन। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग ना, क्या लिखा अभी आपने? लिखो द गैरो, G-A-R-O, द गैरो, कॉमा खांसी, गैरो के बाद कॉमा खांसी, K-H-A-S-I, खांसी, एंड जैंतिया, जैंतिया, J-A-I-N-T-I-A, द गारो, द खांसी एंड द जैंतिया आर द मेजर हिल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये तीनों डेक्कन प्लेट्यू के मेजर हिल्स के नाम हैं, द गैरो, द खांसी एंड द जैंतिया। आपसे प्रश्न ये आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंटेन्स या होल्ड्स द गैरो, द खांसी एंड द जैंतिया? डेक्कन प्लेट्यू, बिल्कुल। चलिए देखो, दिमाग में बाबू रखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप अपने स्कूल में 98 से कम में हैं तो आप समझिए कि आप बहुत पीछे हैं। मतलब यू आर फार 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 बिहाइंड फ्रॉम योर गोल। 98 विल बी द मिनिमम स्कूल के लिए है बाबू। देखो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 80 में 79 तुम ले आओ अपने मेहनत से, और जब आप 79 लाने लगेंगे तो स्कूल वाले पे चढ़ के हम लोग 20 में 20 दिवा देंगे, नहीं कैसे देगा? तो कुल मिलाकर के 79 एंड 20 99। एक नंबर तो हम ऐसे ही ज़्यादा कम बोल दिए, तुमको तो 99 आ रहा है। नहीं 100 ठीक है, आप ले आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम 98 में भी खुश हैं। ऐसा हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं मेरी नहीं हैं। अगर आप 98 पे हैं तो ठीक है,
उतना तो चल जाएगा, 2 नंबर जाने दो, दान कर दो किसी को। टीचर को बोलो कि राय ये काट लीजिए 2 नंबर, आप भी क्या याद रखिएगा। लेकिन बाबू 98 में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। 98 से कम पे अगर आप हैं तो आप समझिए कि आप बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, पाप है ये। इस पाप की प्रायश्चित के लिए घोर तपस्या करना पड़ेगा, हिमालय की गांधराओं में जाना पड़ेगा। मत जाओ, बस झोंक दो अपने आप को पढ़ाई की आग में, जलो तपो और अपने आप को कुंदन बनाओ, आगे बढ़ो। दिस टॉपिक फिनिश्ड। नाउ आप लिखेंगे क्या? नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर्स। हेडिंग दोगे या क्वेश्चन लिखोगे? राइट डाउन द डिफरेंशिएशन बिटवीन, क्वेश्चन होगा राइट डाउन द डिफरेंशिएशन बिटवीन, राइट डाउन द डिफरेंशिएशन बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। डन। अच्छा ये बताओ कि आप लोग के स्कूल से सिलेबस अपना पीछे नहीं ना चल रहा है कोचिंग का? अच्छा मैथ्स का, और कोई? चलो क्या? अच्छा चलिए ठीक, चलिए ठीक ठीक ठीक, समझ गए हम। चलिए ओके डन, बात खत्म, काम शुरू। नेक्स्ट टॉपिक, इसका पॉइंट नंबर 1 आप लिखेंगे। अभी हेडिंग दोगे नंबर 1 वेस्टर्न घाट, मतलब हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। पहले वेस्टर्न के सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, देन वी विल गो फॉर ईस्टर्न। होता क्या है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ा देना रहे तब तो 1 दिन 2 दिन में हो जाए, लिखवाने में ही ना मेन समय लगता है, और वैसा पढ़ के क्या फ़ायदा। चलिए जाने दीजिए। सो व्हाट वी विल डू, हेडिंग दोगे आप वेस्टर्न घाट, एंड फॉर वेस्टर्न घाट पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट। लिखोगे नंबर 1 द एवरेज हाइट, द एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट, द एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट, द एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट vary from 900 meters to 1600 meters, 900 meters to 1600 meters। the average height, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए altitude तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हाइट और एल्टीट्यूड दोनों एक ही वर्ड है, सिनोनिम्स हैं। नहीं बता इसलिए दे रहे हैं कि बहुत बच्चा है कि घर जाए कहेगा कथी कथी सब बोल दिए हाइट, यहाँ लिख ले नहीं, यहाँ लिखल है एलिवेशन। मास्टरवा कुछो लिखवा देता है, एलिवेशन लिखा हुआ है, लिखवा दिए हाइट। बताइए तो भाई साहब, एलिवेशन, एल्टीट्यूड, हाइट ऑल आर सिनोनिम, मतलब एक ही होगा। नहीं, मास्टरवा ठीक लिखवा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, the western ghat causes orographic rainfall, the western ghat causes orographic rainfall, orographic, OROGRAPHIC, orographic rainfall। अब आप लोग लिखना बंद करके इसको समझिए अच्छे से। orographic rainfall, now look, you can see here now as you all know, already आपने 6-7 में पढ़ रखा है that any kind of plateau is wherever we have a plateau, plateau is a table land, plateau is like a table land, means above on the top it is flat। ठीक, हमारा जो प्लेट्यू है वो डिवाइडेड क्या है, दिस रीजन इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है हमारा, दैट इज having a kind of parallel range, straight range,
ईस्टर्न घाट में सीधी रेंज है, और सीधा रेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो हवा बे ऑफ बंगाल से उठती है वो इससे टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। वाइल जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, इट इज हैविंग अ जेंटल स्लोप, and because of this gentle slope, the moistureful air which come from Arabian Sea, this is the Arabian Sea, that easily go up, ये ऊपर की तरफ चलता है because of the slope. It doesn't reflects back या bounce back. It used to start gentle because of that slope, inclined plane, वो ऊपर की ओर चलने लगता है, सीढ़ी की तरह है अपना वेस्टर्न घाट। अब होगा क्या, आपको मैंने पहले ही बताया था कि when we go up after every 150 to 170 meter, the temperature 20 Celsius decreases. तो ये मॉइस्चरफुल एयर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी इसमें टेम्परेचर कमेगा, और टेम्परेचर कमने की वजह से इट विल स्टार्ट कंडेंसेशन, और इस कंडेंसेशन की वजह से ऑन द टॉप इट विल फॉर्म क्लाउड, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लाउड इट विल क्रिएट रेनफॉल in this over region. So this kind of rainfall which we have because of the gentle slopes of any kind of structure, that is called orographic rainfall. जहाँ पे बारिश मॉनसून की वजह से नहीं, बारिश इस जगह के स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हवा को अलाउ कर रहा है कि बाबू हमारे सहारे तुम ऊपर उठो। क्लियर है? दिस काइंड ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब आप अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आए कि सर इधर से हवा इधर क्यों बहेगी, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं डाउट आपके दिमाग का। ऑलवेज रिमेंबर, एयर ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। सवाल ये है बाबू अब मेरे दिमाग में कि हाई प्रेशर किसको बोलेंगे, लो प्रेशर किसको बोलेंगे। दिमाग में छाप लीजिए आप लोग कि एयर कंटेन्स मोर मॉइस्चर। जब हवा में ज़्यादा नमी हो इन कंपैरिजन टू अनदर प्लेस, दैट विल बी कॉल्ड हाई प्रेशर, एंड दैट रीजन विल बी द लो प्रेशर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस AC, this room is under high pressure, because what AC does, AC releases moisture in the air. AC एयर कंडीशनर हवा में नमी छोड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज। इस रूम के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ AC टेम्परेचर डाउन है, मतलब मॉइस्चर है, तो ये रूम हाई प्रेशर में है। गेट के बाहर दैट पैसेज इज इन द लो प्रेशर। वाई? क्योंकि वहाँ पे इन कंपैरिजन टू दिस रूम नमी नहीं है या कम है। आप जैसे ही गेट खोल देंगे, पहली फुर्सत में हवा में देखो कितनी समानता है, कितना भाईचारा है। हवा तुरंत पैसेज की तरफ भागेगा और तब तक भागता रहेगा जब तक उसको भी अपने बराबर ना कर दे, तब तक हवा कंटिन्यू रुकेगा नहीं, सीधे पहली फुर्सत में बाहर निकल जाएगा। यही रीज़न है कि कहा जाता है कि AC वाले कमरों में खिड़की, वेंट, दरवाजे बंद करके AC ऑन करो, नहीं तो हवा रुकेगा नहीं, निकल लेगा अपने अड़ोसी पड़ोसी को ठंडा करने, और जब बराबर कर लेगा तब आपको समझ में आएगा, तो मतलब कभी समझ में नहीं आएगा। लॉजिक समझ गए आप? तो चूंकि देखिए अरेबियन सी में पानी है तो मॉइस्चर ही मॉइस्चर है। गर्मी के दिनों में यहाँ का मॉइस्चर सूख जाता है, तो हमारा लैंड बन जाता है लो प्रेशर, और ये बन जाता है हाई प्रेशर। तो यहाँ से हवाएं लैंड की तरफ चलने लगेंगी, ठीक है, और उन चलती हुई हवाओं को ये स्लोप एक सहारा देगा ऊपर उठने का, और ऊपर उठने की वजह से टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरने की वजह से क्लाउड फॉर्म होगा, और क्लाउड फॉर्म होने की वजह से बारिश होगी, एंड दिस काइंड ऑफ रेनफॉल इज ओनली नोन एज ओरोग्राफिक। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखिए। हे भगवान, जबरा दर्द करवा देगा तुम लोग बोलवाते बोलवाते। हाँ, नेक्स्ट। लिखो द हाईएस्ट पीक। आई विल कंटिन्यू। मैम वही ना है, जब तक मैम नहीं आएंगे तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा, मैम आने के बाद वो आ जाएंगी। योर फिजिक्स विल नॉट गोइंग ऑन, फिजिक्स नहीं होगा, मोटा मोटा मतलब ये है। चलिए ख़त्म करते हैं चैप्टर को। चलिए लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट।
द हाईएस्ट पीक्स, पता है हम इधर कम लिखवाना शुरू कर दिए हैं, नहीं लिखवा रहे हैं। 2019 तक कंटिन्यूटी में जब 2 बैचेस होते थे हमारे, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन वो लोग 8-10 पेज बिना लिखे जाते थे। बाबू 99 ऐसी थोड़े आता है, 100 आउट ऑफ 100 इन SST कहो तो, है ना, कि किसी दिन बुलवा देंगे दोनों को। अगर दोनों आए होंगे यहाँ तो मतलब 1 इज़ ऑलरेडी क्रैक्ड नीट एंड सेकेंड 1 इज़ ऑलरेडी क्रैक्ड JEE, मतलब IIT। तो दोनों अगर कॉलेज से आए होंगे तो मिलवा देंगे। प्रियांशु 100 आउट ऑफ 100, नैना प्रभात तारा 99 आउट ऑफ 100। समझ रहे हो? तो लोग 100 आउट ऑफ 100 SST में लाते हैं। आप कहीं ले सकते, आप भी लाएंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए किताब लिखने वाले से ज़्यादा अच्छा तुमको याद होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात है जो करनी है आपको। चलो नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट आर, the highest peaks of Western Ghat are, the highest peaks of Western Ghats are, peak of Western Ghat are Anai Mudi, ANAI MUDI, Anai Mudi ब्रैकेट में लिखोगे 2695 मीटर, 2695 मीटर्स, मतलब इसकी टोटल हाइट 2695 मीटर है अनाई मुदी की। एंड डोडा बेटा, डोडा एंड डोडा DODA डोडा BETTA बेटा, BETTA डोडा बेटा। तो डोडा बेटा ब्रैकेट में लिख लोगे 2637 मीटर्स, 2637 मीटर्स, 2637 मीटर्स। नाउ अब आप हेडिंग देंगे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हो गया। चलिए स्टार्ट करेंगे सेम टू सेम। द एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट is, the average height of Eastern Ghat is, the average height of Eastern Ghat is 600 meters, 600 600 meters. Now second point, it stretches from Mahanadi Valley to Nilgiris in the south. Mahanadi Valley to नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरीज इन द साउथ, मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट गया हुआ है आपको अरावली विंध्या से नीचे तक पूरा एकदम सतपुरा वगैरह सब आ जाएगा। एक सेकंड बताते हैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट। इट्स रीच्ड अप टू दैट पार्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट पूरा। नाउ नेक्स्ट वन इज it is discontinuous and irregular. It is discontinuous and irregular. Discontinuous and irregular. It is discontinuous and irregular. मतलब क्या है कि जब आप वेस्टर्न घाट पे आओगे तो वेस्टर्न घाट में क्या है कि आप गुजरात से शुरू करोगे, महाराष्ट्र से, और आप केरला तमिलनाडु तक चले आ सकते हो वेस्टर्न घाट के रेंजेस को पकड़ के।
लेकिन ईस्टर्न में क्या है कि कहीं है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं पे क्रैक्स हैं, कहीं पे फॉल्ट्स हैं, कहीं पे इरेगुलर है, टेढ़ा बेका है, मतलब एकदम सीधा नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग, यहाँ पे ओवरऑल मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द हाइएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी। द हाइएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, द हाइएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी, 1501 ब्रैकेट में 1501 मीटर्स, 1501 मीटर्स। नेक्स्ट, the highest peaks, the famous hills, the famous hills are Shevroi, 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 Shevroi hills, and Javedi, Javedi, Javedi hills, Shevroi hills and Javedi hills. Done. Next one, the hill stations under UDGA, UDA, ध्यान से लिखना, UDAGA मंडलम, MANDALAM, UDGA Mandalam. The hill stations under UDGA Mandalam are Ooty, 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 and Kodai Canal, Kodai, KODAI, KANAL, Kodai Canal, कोडाई कैनल। हो गया डन। लास्ट पॉइंट फॉर ईस्टर्न घाट, या मतलब ओवरऑल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। लिखोगे, नोट करके लिख लो, NOT, नोट करके लिख लो। द मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू आर, द मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू आर, द मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू आर गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी के बाद कॉमा कृष्णा, कॉमा कावेरी, नर्मदा एंड तापी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी, TAPI, तापी, ऑल आर सीजनल रिवर्स। दीज ऑल आर सीजनल रिवर्स, मतलब यहाँ मॉनसून बारिश की वजह से ही पानी आता है। अच्छा, एक बात और दिमाग में रख लेना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा मतलब दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी रिवर को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोदावरी जो है वो ज़्यादा डीप है गंगा से। दैट रिवर इज मोर डीपर दैन द गंगा रिवर। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। हालांकि ये सारी मॉनसून बेस्ड रिवर्स हैं, लेकिन गोदावरी में पानी सालों भर पाया जाता है। पानी उसका नहीं सूखता, इतनी ज़्यादा वो गहरी हो चुकी है कि उसकी पानी अंडरग्राउंड वाटर भी उसको मिल जाता है, वो नहीं सूखता जनरली। डन। आपका ये वाला पार्ट जो प्लेट्यू है ख़त्म हो गया। चलिए एक मिनट का सांस लीजिए, थोड़ा जोर जोर से खींचिए, हाथ को थोड़ा झाड़िए। वी विल स्टार्ट कोस्टल प्लेन विद इन 2 मिनट्स। चलो नेक्स्ट, नाउ वी विल मूव टू द इंडियन कोस्टल प्लेन्स। अब आप देखो, इंडियन कोस्टल प्लेन में ना कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। सिर्फ जितना आपको मैंने पहला दिन करवाया था, जस्ट मेंशन द सेम। इंडियन कोस्टल प्लेन्स के बारे में एग्जैक्टली सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, इंडियन कोस्टल प्लेन में क्या क्या याद रखना है तुमको। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू दिस पार्ट ऑफ तेलंगाना, दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सिरकार्स।
सिर्फ इतना ही याद रखना है। देन द लोअर रीजन, यहाँ पे बाबू अंडमान निकोबार है तो तमिलनाडु, और यहाँ पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु का ये जो अंडमान निकोबार वाला रेंज है, ठीक इसके सामने वी हैव कोरोमंडल कोस्ट। बस हो गया, डन, इतना ही है टॉपिक। नाउ ये वाला जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हियर, द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, दिस इज कॉल्ड द कोंकण प्लेन। इतना ही याद रखना है आपको बस, कोंकण प्लेन्स। देन आफ्टर हियर यू हैव द पार्ट ऑफ केरला, तो केरला के ऊपर तक, केरला के ऊपर का ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन्स। एंड सिमिलरली दिस इज एग्जैक्टली हियर वी हैव लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के ठीक सामने सामने केरला वाला पार्ट को, तमिलनाडु को टच करता हुआ, दिस इज वी हैव द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। बस हो गया, इतना ही मेंशन कर लीजिए आप, आपका ये टॉपिक खत्म, मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स खत्म हो गया। नाउ वी विल गो फॉर द लास्ट टॉपिक, दैट इज द आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन खत्म हो गया, नथिंग मच इन दिस। इसको आप मेंशन कर दो। अच्छा, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ना बुक के अंदर डू यू नो में दिया है। फ्यू टॉपिक्स आर देयर इन द बुक डू यू नो। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन हियर, चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे ही स्थित है लेक चिलिका, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। डन। नाउ योर हेडिंग विल बी द आइलैंड्स एंड फर्स्ट वी विल गो फॉर द लक्षद्वीप। हेडिंग दे दीजिए आइलैंड और उसके बाद हेडिंग दीजिए लक्षद्वीप एंड देन वी विल स्टार्ट पॉइंट नंबर 1 ऑफ रिगार्डिंग लक्षद्वीप। चलिए, लक्षद्वीप पॉइंट नंबर 1, the total area 32 square kilometer only, 32 square kilometer। बत्तीस स्क्वायर किलोमीटर। यस, नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, कावाराती, कावा KAVARATTI, कावाराती is the administrative headquarter and only habitant। Kavarati is the administrative headquarter and only habitant। क्या मतलब है इस बात का? कावाराती जो है वो एक तो इसका हेडक्वार्टर वही है, मतलब अगर आप कभी लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं तो आप कावाराती ही पहुंचेंगे, और यहीं पे वो जगह है सिर्फ लक्षद्वीप में। कावाराती इज द सिंगल प्लेस जहाँ पे आप एज अ ह्यूमन बीइंग जा सकते हो, घूम सकते हो। रेस्ट ऑफ द पार्ट जितना है लक्षद्वीप का, दैट इज नॉट फॉर द ह्यूमन हैबिटेंट। हाँ, यस। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप, इट इज अ कोरल आइलैंड। इट इज अ कोरल आइलैंड। बता रहे हैं। चलिए, कोरल आइलैंड क्या होता है, कोरल्स क्या होते हैं समझिए। कोरल्स मीन्स सिंपल भाषा में समुद्र किनारे पड़ा हुआ जो आप शंख देखते हो, या जो आप ये मतलब होता है बेसिकली बनते कैसे हैं, तो दे यूज टू फॉर्म बिकॉज ऑफ द डेड एनिमल्स। जितने भी सी में रहने वाले डेड एनिमल्स हैं, उनके मरने के बाद उनकी हड्डियां होती हैं, उनका जो डेड प्लांट्स है, उनका जो बॉडी पार्ट है, विद द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 100 ऑफ ईयर, विद द मिक्स दे जस्ट गो एंड मिक्स विद द सॉइल। नदी के, समुद्र के नीचे जो सॉइल है, चिकनी सैंडी सॉइल, उसके साथ वो मिक्स हो करके, है ना, कोलैबोरेट करके
वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी जिसको घोंगा या फिर आप लोग शंख बुलाते हैं, एंड दे बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट इतना हल्का हो जाता है समय के साथ कि दे यूज टू कम अप, वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद ना दे ओनली स्टार्ट कनेक्टिंग विथ ईच अदर। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हजारों सालों का प्रोसेस है। एक जगह जमा होने लगेगा और जमा हो के एक दूसरे से जुड़ जाएगा और जुड़ करके एक हार्ड सरफेस फॉर्म करेगा विच वी कॉल द कोरल आइलैंड। सो कोरल्स आर दोज डेड bodies or the pulps of that plant and animal which present in oceans and seas. With the time their body part and their bones exactly decayed, and then they used to come together and forms a kind of structure which we call coral island. ठीक है, नेक्स्ट अगर अगली बात करें अगले पॉइंट की तो आप लिखेंगे earlier it was known as lacadive, 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 comma ammindive, AMINDIVE, and minicoy, which by 1973 minicoy, which in 1973 renamed as Lakshadweep, सिंपल भाषा में लक्षद्वीप का 1973 से पहले 3 अलग अलग नाम था। कुछ लोग इसको एमेंडाइव बुलाते थे, कुछ लोग इसको लैकाडाइव बुलाते थे, कुछ लोग इसको मिनीकॉय बुलाते थे। बस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में इन तीनों नामों को हटा के एक ऑफिशियल नाम डाल दिया, दैट इज द लक्षद्वीप। डन। नेक्स्ट पॉइंट, पिट्टी, PITTI, पिट्टी, PITTI, पिट्टी is the natural migrating bird sanctuary. Pitti is the natural migrating bird sanctuary. Pitti is the natural migrating bird sanctuary for Lakshadweep. Pitti is the natural migrating bird sanctuary. क्या मतलब है इस बात का, ध्यान दीजिए। देखो कैरेबियन मीन्स अफ्रीका, कैरेबियन हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन्स को। तो कैरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से ड्यूरिंग द समर, गर्मी के महीनों में वाइट स्वान एंड अदर बर्ड्स यूज्ड टू फ्लू एंड केम हियर। तो लक्षद्वीप के पिट्टी आइलैंड पे, आप लोगों को क्लास के बाहर जाना है, तो बेसिकली क्या होता है कि पिट्टी आइलैंड पे, इन आइलैंड से, इन जगहों से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से गर्मी के दिनों में जितने भी पक्षी हैं इनको माइग्रेटिंग बर्ड्स कहा जाता है। मतलब जब वहाँ गर्मी शुरू होगी तो वो यहाँ चले आएंगे, पूरा 3-4-5 महीना यहाँ रहेंगे, यहाँ के ठंडे वाले माहौल में। दे यूज टू अराइव बाई अक्टूबर नवंबर, और जैसे ही मार्च का महीना आएगा कि यहाँ जब गर्मी पड़ने वाली होगी तो वहाँ पे वो आराम, वहाँ का टेम्परेचर गिरने वाला होता है, फिर यहाँ से वो उड़ जाएंगे और वहाँ अगले 1 से 1.5 महीने में वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब गर्मी के दिनों में यहाँ आ जाते हैं और फिर जब यहाँ गर्मी शुरू होगी तो यहाँ से वापस अपने घर चले जाएंगे। सो पिट्टी इज़ द माइग्रेटिंग बर्ड सेंचुरी विच वॉज नेचुरली सेटअप। हर साल प्राकृतिक तौर पर यहाँ चिड़िया आती हैं, कोई बुलाता नहीं है उनको, अपने आप ये घर देखा है, दूसरा वो अपना घर देखा है, उड़ेंगे यहीं आके लैंड करेंगे, वहाँ से फिर उड़ेंगे अपने यहाँ जाके लैंड करेंगे, काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर।
Next, the last heading for the chapter is Andaman Nicobar. अंतिम हेडिंग चैप्टर की अंडमान एंड निकोबार. Point number one. Point number one. It is situated in Bay of Bengal, with an area 8,249 square kilometer. 8,249 square kilometer. नेक्स्ट लिखोगे अंडमान निकोबार कंसिस्ट ऑफ Andaman Nicobar consists of 836 836 islands, 836 islands, from which 38 islands are permanently inhabited. 38 islands are permanently inhabited. 38 islands are permanently inhabited, while 10 islands are free for tourism. 10 islands are free for tourism. 10 islands are free for tourism, and rest islands are for Army and Navy base camp. And rest islands are for Army and Navy base camp. And rest islands are for Army and Navy base camps. Full stop. क्या मतलब है इस बात का? टोटल एरिया मैंने लिखवा दिया. टोटल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कितना है? 836 है, राइट? 836 ना, मतलब अंडमान निकोबार टोटल 836 छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है. इसमें से केवल 38 आइलैंड ही है जहां पे ह्यूमन है, और उनमें से 10 ही आइलैंड है जहां हम आप जा सकते हैं, द मैंगो पीपल ऑफ द कंट्री, है ना. बाकियों पे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का कंट्रोल है. उसके अलावा जो बाकी आइलैंड्स है वहां पे वहां के ओरिजिनल हैबिटेंट्स रहते हैं. क्या मतलब इस बात का? कि द आदिवासीज, द ट्राइबल्स ऑफ अंडमान निकोबार, हु आर द ओरिजिनल हैबिटेंट, वही वहाँ रहते हैं. हम आप अलाउड नहीं है वहाँ जाने के. रीज़न, दे आर नॉट सपोज टू बी कनेक्टेड, दे आर नॉट सपोज टू बी लिंक विथ एनीवन, दे आर अनटच्ड. अनटच्ड कहने का क्या मतलब होता है? कि वो लोग हमारे से जुड़े हुए नहीं हैं. So this is what exactly we are talking about. Done? Wait a minute. Last point लिखोगे आप. The reason आ रहे हैं. The reason contains, point लिखो last. The region contains equatorial climate. The region contains equatorial climate. The region holds या experience equatorial climate. इक्वेटर के नियर होने की वजह से इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पाई जाती हैं. सो दिस चैप्टर फिनिश्ड. वेट अ मिनट. दिस चैप्टर फिनिश्ड. जितना भी डाउट हो चैप्टर रीड करके क्वेश्चन आंसर बना के निकाल लेना. We will start next chapter, second chapter of economics next day. Till then take care, good day, bye bye. सब लोग क्लास में शांति से बैठे रहेंगे.